मिडिल ईस्ट में स्थितियां बड़ी तेजी से बदल रही हैं। कल जब मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया था और इसको आज लाइव करने तक इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है। इस्फहान शहर पे जहां ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी भी है, बमबारी की है। ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल के अटैक को बिल्कुल भी इंटरसेप्ट नहीं कर सका। खबर है कि अमेरिका को इसका पता था और उन्हीं ने इजरायली विमानों को हवा में ईंधन भरवाया था। अब कल ये कहा जा रहा था कि अमेरिका इजराइल का ऐसे किसी हमले में साथ नहीं देगा, लेकिन जैसा कि मैं हमेशा कहती हूं, अमेरिका तो हमेशा ही कहीं पर निगाहें और कहीं पर निशाने रखता है। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको ये पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमो नारायण, वर्ल्ड ऑफ चित्रावस्थी में आपका स्वागत है। अभी की खबरों के हिसाब से ईरान ने जो हमला किया है इजराइल पर, उसको जवाब देना है कि नहीं देना है, इसको लेके इजराइल में बड़ा मंथन चल रहा है। एक खबर के हिसाब से बिडेन ने कह दिया है कि अगर इजराइल कोई वहाँ पर रिटेलिएशन करता है, कोई अग्रेशन करता है ईरान पर, तो हम उसका साथ नहीं देंगे। अब हम सबको मालूम है कि अगर दुनिया दो हिस्सों में बटी है तो इजराइल, अमेरिका, यूरोप, कुछ हद तक सऊदी अरब, ये लोग एक ब्लॉक में हैं। और जो नेटो के अंदर भी इजराइल है और ये प्रतिबद्ध है उसकी रक्षा करने के लिए। लेकिन उनका ऐसा जवाब सुनकर बहुत से लोग बहुत खुश हैं कि अब ईरान के चक्कर में इजराइल फंस गया और वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन इसमें दो पेंच है। पहली बात तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बिडेन ने आज जो कहा है, कल बिडेन वही कर देंगे, ऐसा कोई निश्चित नहीं माना जा सकता। एक तो ये अमेरिका की घोषित नीति है, निगाहें कहीं पर और निशाना कहीं पर। कहना हमेशा यह है कि युद्ध नहीं हो सकता, लेकिन हमेशा यही कोशिश करनी है कि युद्ध होता रहे। तो पहली बात। तो दूसरी बात की, बिडेन श्रीमान है वो खुद ही आजकल आज का कहा कल भूल जाते हैं, कल का कहा परसों भूल जाते हैं। तो ये तो एक बात है कि इजराइल अकेला पड़ तो नहीं जाएगा। अब हम देखें कि जो लोग ये कह रहे हैं कि इसके जवाब में इजराइल को कुछ नहीं करना चाहिए, तो उनका ये तर्क है कि इजराइल ने जितने के ऊपर जितने भी इसने मिसाइल्स, ड्रोन और उन सब से हमला किया था, उसमें शायद 1% भी है जो निशाने पे नहीं लगे, बाकी बीच में इंटरसेप्ट कर दिए, जिसमें जॉर्डन ने इजराइल की ओर से उनको इंटरसेप्ट किया, सऊदी अरब ने किया और खुद इजराइल ने किया। इजराइल ने अपना आयरन डोम, डेविड स्लिंग और उनके पास ऐसे 2-3 रक्षात्मक ऐसी पूरी व्यवस्थाएं हैं कि अगर उनकी ओर कोई ऑब्जेक्ट आता है तो उसको कुछ सेकेंड्स में वो पहचान के और वहीं पर ख़त्म कर देते हैं। तो ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ तो नहीं ना, तो ऐसा करने की क्या ज़रूरत है। फिर दूसरी बात इसमें ये कही जा रही है कि इजराइल को ये पूरा जो अफेयर था, जिसको कुछ लोग नूरा कुश्ती भी कह रहे हैं, कि इसने ऑप्टिक प्ले किया, ईरान ने अपनी पब्लिक को दिखाने के लिए कि हमने कुछ किया और कुछ इजराइल का नुकसान नहीं भी किया। वो कहते हैं कि उन्होंने अमेरिका को पहले ही बता दिया था कि हम ऐसा करने वाले हैं। तो ये जो कहा जा रहा है कि रोक लिया, लेकिन वो रोकना इजराइल को बहुत महंगा पड़ा, क्योंकि आयरन डोम, डेविड स्लिंग और जो उनका एक और तीसरा ऐसी रक्षात्मक प्रणाली और है, उसमें जो एक मिसाइल पड़ती है वो कम से कम 50,000 से $1,00,000 तक की होती है। लेकिन जो इसने यहाँ से बहुत सस्ती वाली चीज़ें अपने इस्तेमाल करी हैं, क्योंकि ये जानता था कि हम शायद, ईरान को पता था कि उसकी चीज़ें उतना नुकसान नहीं कर पाएंगी, और उनकी 500 से $1,000 तक की ही कीमत होती है। तो इस हिसाब से ईरान को तो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, पर इजराइल को फाइनेंशियल लॉस बहुत हुआ। और ये कहा जा रहा है कि लेकिन कुछ तो हुआ नहीं, इसलिए इसको रिटेलिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब अगर इसको हम थोड़ा सा देखें इजराइल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पहली बात तो ये है कि क्या इजराइल कभी भी कोई भी प्रिवेंटिव एक्शन अपनी सुरक्षा के लिए नहीं ले सकता। देखिए, ईरान ने डायरेक्ट ही हमला पहली बार किया, लेकिन कौन नहीं जानता है कि हमास हो या हुती हो, ये सारे जो हैं प्रॉक्सी ईरान के हैं। ईरान नहीं मानता ऐसा, वो नहीं मानते ऐसा, लेकिन इट इज़ लाइक ये जियोपॉलिटिक्स में कि कॉमन नॉलेज है कि उन सब के पीछे ईरान ही है। तो अगर ईरान 7 अक्टूबर भी एक तरीके से ये ईरान ने ही किया था, तो और ईरान जो है उसका एक मतलब घोषित एम है, वो कहता है मुझे दुनिया से इजराइल को मिटा देना है। हमास जो है उसकी चार्टर में भी साफ लिखा है कि हमको यहूदियों का और इजराइल का अस्तित्व मिटा देना है। तो क्या इजराइल के पास एक ही रास्ता है कि वो इंतजार करता रहे, कोई आए उसके 150 लोगों को मार दे, वो उसके बाद जाके उनके 150 को मारा है, उसके बाद चुप हो जाए। पूरे दुनिया में एक हंगामा उठ रहा है कि ठीक है 7 अक्टूबर को उनके हमला हुआ था, लेकिन उसके जवाब में वो गाजा में लोगों को मारते जा रहे हैं और युद्ध विराम होना चाहिए। अब युद्ध विराम तो होना चाहिए, लेकिन 3 बातें कोई नहीं कहता कि जो उसके बंधक जो हमास के पास है, इजरायली नागरिक हैं, उनका क्या होना है। लेटेस्ट खबर के अनुसार 20 को छोड़कर बाकी सारे मारे जा चुके हैं।
अब वो 20 भी मार दिए जाएंगे या छोड़ दिए जाएंगे, इसकी बात कोई नहीं करता। जितने लोगों ने इतने दिन से हल्ला उठा रखा है कि इजराइल ने हद पार कर दी, इजराइल ने गाजा में हद पार कर दी, वो लोग ये नहीं कहते हैं कि युद्ध विराम की पहली शर्त के रूप में उसके बंधक छोड़े जाएं। वो तो अनप्रोवोक था कि वो लोग वहां पर आ गए थे, एक बात होती। दूसरी बात है, अब वो क्या करे कि अगर सबको ये मालूम है गाजा में सुरंगें बनी हैं, उन सुरंगों में बंधक भी रह रहे हैं और लड़ाके भी रह रहे हैं। कोई ये नहीं कहता है कि गाजा के नागरिकों को हम शिफ्ट कर देंगे ताकि वो बंधक वहाँ से बंधक हटाए जा सकें और जो वहाँ पर हमास के लड़ाके हैं उनको निकाला जा सके। ऐसा लगता है कि सबको ये सूट करता है कि गाजा के नागरिक वहाँ रहें और निर्दोष अपनी जान गंवाएं। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि गाजा में जो खून खराबा हो रहा है, जो निर्दोष जाने जा रही हैं, उसमें दोषी इजराइल से ज़्यादा वो लोग हैं जो ऐसी बेढंगी बात कह के हमास को कवर फायर देते हैं और हमास को एक लेजिटिमेसी देते हैं कि हाँ ठीक है। अब इस सारे का नतीजा क्या है कि लोगों ने वहाँ पर हमास की ओर से बोला, इतना सारा माहौल बना दिया गया है, और जब अगली बार हमास हमला करेगा तो इस लड़ाई को उसकी वजह बताया जाएगा। अब क्या इजराइल को आत्मरक्षा का, अपने अस्तित्व रक्षा का कोई अधिकार नहीं है? कोई ये नहीं पूछता कि आखिर ये सिलेक्टेड, चाहे ईरान और फिलिस्तीन या जैसे 7-8 जो ये देश हैं, आखिर उनको किसने अधिकार दिया है कि वहाँ से इजराइलियों को नेस्तनाबूद कर दें? अगर वो सटकर रहते हैं, साथ रहते हैं, भाई कुछ दिनों से गाज़ा के बहुत से हिस्से से इजराइल ने अपनी फ़ौज उठा ली थी और गाज़ा लोगों को पैलेस्टीनियंस को रिहेबिलिटेट करने के लिए वो अपने यहाँ काम भी दे रहा था। मज़े की बात है कि वो लोग फ़लस्तीन से सुबह सुबह इजराइल जाते थे, काम करते थे, तनख्वाह लेते थे, लौट कर आते थे, और वही लोग जो नौकरी के लिए जा रहे थे 7 अक्टूबर के हमले के लिए, रेकी जो थी उन्हीं लोगों ने की थी। इन सब परिस्थितियों में इजराइल का सर्वाइवल प्लान क्या होना चाहिए ये कोई भी नहीं बताता, सिर्फ इसी बात पर होता है कि उसको क्या नहीं करना चाहिए। अब कुछ जो हैं, जो सामरिक विशेषज्ञ, जो मिलिट्री मामलों के विशेषज्ञ होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, वो ये भी बात कह रहे हैं कि ईरान बार बार कहता है कि हमने अपना मकसद पूरा कर लिया इस हमले से। क्या मकसद पूरा हुआ? ऐसी कोई जानमाल की हानि तो हुई नहीं इजराइल में, मकसद क्या पूरा हुआ? तो शायद उनका मकसद ये था कि जब ये गए और उनकी मिसाइलें आईं और उसकी वो जो पूरी सेटेलाइट से रिकॉर्डिंग होती है, उससे ये पता चलता है कि उनके जो रक्षा उपकरण हैं, जो उनके डिफेंस सिस्टम्स हैं, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। इससे उसकी तोड़ ढूंढने में आसानी होती है। अब इन सब स्थितियों पे इजराइल के पास क्या रास्ता रह जाता है? ये एक बड़ी टेढ़ी और सोचने वाली बात है। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे कॉन्स्टेंट कुछ लोग कहीं ना कहीं लड़ाई करवाने के उत्सुक रहते हैं, वो लोग यहाँ पे भी लड़ाई कराते रहते हैं, कभी हमास को देते हैं। अब जब ईरान उसके खिलाफ खड़ा होता है, इजराइल के अस्तित्व के खिलाफ खड़ा हो जाता है एक तरीके से, और अगर ईरान को कुछ कहेगा तो दूसरी लॉबी है वो बाय डिफ़ॉल्ट आकर उसको बचाने के लिए खड़ी हो जाएगी। तो एक बात तो ये समझिए कि जो पूरी जियो पॉलिटिक्स, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होती है, बिल्कुल हमारी लोकल पॉलिटिक्स की तरह सही गलत कुछ नहीं होता है। दुनिया की गलत से गलत, गलीज से गलीज बात अगर हमको सूट करती है तो वो सही है। मतलब मुझे तो कभी कभी लगता है कि न्याय, सच्चाई, ये सब चीज़ें छोटे मोटे लोगों को करने के लिए होती हैं, जो छोटी मोटी चीज़ों में डील करते हैं। जो जितने बड़े होते जाते हैं वो इन सब चीज़ों को उतना ही छोड़ते जाते हैं। ये एक दुखद लेकिन यथार्थ स्थिति है। अब देखना है कि ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका ऊपर से तो ये कह रहा है कि हम साथ नहीं देंगे इजराइल का, लेकिन शायद साथ दे। कुछ देशों ने, शायद उनमें पाकिस्तान भी था, ये कहा कि एम्बार्गो लगना चाहिए इजराइल पर, उसको कोई हथियार ना बेच पाए। भारत ने इसका विरोध किया। भारत ने कहा नहीं जी, हम तो जो उसको हथियार देते हैं वो देंगे। हमारे यहाँ शायद कुछ द्रोड़ वगैरह उनको दी जाती हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, बेसिक कुछ चीज़ें हैं लेकिन दी जाती हैं। अब इसको लेके बहुत भारत की जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो कह रहे हैं कि भारत ने ऐसा क्यों किया, भारत तो केवल अपने आर्थिक हित देख रहा है। अब प्रश्न ये कि बाकी लोग अपने आर्थिक हित देख रहे हैं तो भारत ही क्यों ना देखे। भारत के लिए एक बड़ी टिपिकल स्थिति हो गई है। ईरान से उसकी दोस्ती बहुत पुरानी है, इजराइल से भी उसकी दोस्ती बहुत पुरानी है। इजराइल हमेशा बुरे वक्त में, चाहे वो 71 की लड़ाई हो, चाहे उसके बाद की स्थिति हो, हमेशा हथियारों से उसकी सहायता करता रहा है, टेक्नोलॉजी से उसकी सहायता करता रहा है। मतलब एक रूस और एक इजराइल, रूस ने तो फिर भी उसके बाद उसका कुछ समय का कंट्रोवर्शियल हो सकता है कि रूस ने क्या किया, लेकिन इजराइल हमेशा ऑल वेदर फ्रेंड है भारत का। ईरान से भी भारत के बहुत अच्छे संबंध हैं। वहाँ पर जो चाबहार पोर्ट है वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, उसका हम अपने हिसाब से इस्तेमाल करते हैं।
और इसके अलावा हमसे सस्ता तेल भी खरीदते हैं। ईरान के ही ब्लॉक में रूस है, रूस हमारा पुराना दोस्त है, रूस से भी हम तेल ले रहे हैं सस्ता। तो भारत के लिए ये डिप्लोमेसी की अग्नि परीक्षा है, जयशंकर जी के लिए और मोदी जी के लिए, कैसे इसने फूंक फूंक के कदम रखें। जैसे अभी तक दोनों में से किसी पार्टी से बिना लड़ाई करे उनका काम चल रहा है, किसी तरीके से उस वैसा ही काम चलता रहे।